हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर और मेरी कहानी द परफेक्ट मैरिज। तो चलिए इस कहानी के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 119, बेबी बर्थ। 4 दिन बाद त्रिशा अब कुछ हद तक ठीक हो चुकी थी और इस पूरे समय रश्मि उसके साथ थी। वो उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहती थी। त्रिशा ने उसे घर जाने के लिए कहा था, लेकिन रश्मि ने जाने से मना कर दिया था, जिससे तंग आकर त्रिशा ने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने उसका पूरा ध्यान रखा। वो रश्मि का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लगी थी, पहले से भी ज़्यादा। वही अब सभी लोग काफ़ी खुश थे। त्रिशा की सिक्योरिटी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके त्रिशा के पास जाता है और बड़े ही आराम से कहता है, बॉस सब हो गया। जो सुनकर त्रिशा बस अपने सर को हिला देती है। फिर वो रश्मि को देखती है जो उसे ही देख रही थी, जो देखकर त्रिशा प्यारी सी मुस्कान के साथ कहती है, चले बेबी। जो सुनकर रश्मि शर्मा कर हाँ कहती है। फिर वो त्रिशा को उठाती है। त्रिशा उसे रोक कर कहती है, रुको, मैं खुद चल सकती हूँ। जो सुनकर रश्मि उसे घूर कर देखती है और फिर वो उसके हाथ को अपनी गर्दन के आसपास लपेटकर त्रिशा की कमर में हाथ डालकर उसकी मदद करती है। जो देखकर त्रिशा बस मुस्कुरा देती है और फिर वो रश्मि के साथ जाने लगती है। वो दोनों अस्पताल से बाहर आते हैं। राज जल्दी से जाकर कार का दरवाज़ा खोलता है, जो देखकर त्रिशा और रश्मि उसमें बैठ जाते हैं। कार में बैठकर कार शुरू हो जाती है। त्रिशा रश्मि को देखती है जो बैठी हुई थी। वो उसके सर को अपने कंधे पर रखकर आराम से कहती है, तुम आराम करो और इतना खुद पर दबाव मत डालो, मैं ठीक हूँ, परेशान मत हो। और ये कहकर वो रश्मि को अपनी बाहों में भर लेती है, क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि रश्मि काफ़ी ज़्यादा डर चुकी है। वहीं रश्मि भी उसे गले लगा लेती है। त्रिशा उसे बड़े ही प्यार से गले लगाकर धीरे से कहती है, तुम खुद पर अगर ऐसे ही दबाव डालोगी तो हमारे लिटिल बेबी का क्या होगा। हाँ, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, लेकिन फिर भी तुम्हें उसके बारे में भी तो सोचना चाहिए। जो सुनकर रश्मि अपने चेहरे को उसके गर्दन में छुपा कर कहते हैं, अब बहुत लापरवाह है, मुझे डर लगता है कहीं आप फिर से ऐसा कुछ ना कर दें। जिस पर त्रिशा गहरी सांस लेकर कहते हैं, बेबी डोंट वरी, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगी। आई प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस, प्लीज़ डोंट हर्ट मी टू हर्ट यू बिकॉज आई लव यू। आई कांट सी यू हर्ट योरसेल्फ। जो सुनकर रश्मि अपनी नज़रें उठाकर त्रिशा को देखती है। जो देखकर त्रिशा कहती है, प्लीज़। जो सुनकर रश्मि कहती है, आप वादा कीजिए कि आप दोबारा ऐसा कुछ नहीं करोगी। जो सुनकर त्रिशा कहती है, हाँ मैं वादा करती हूँ। जो सुनकर रश्मि शांत होकर हाँ कहती है। वहीं त्रिशा उसे प्यार से अपने करीब रखती है। जल्दी ही दोनों घर पहुंच जाती हैं। रश्मि बाहर आती है और त्रिशा की मदद करती है। जो देखकर त्रिशा बस अपने सर को हिलाती है। फिर वो दोनों अंदर जाती हैं, जहाँ शिवानी और जानवी उन्हें रोक देती है और दोनों की आरती कर उतारती हैं। शिवानी कहती है, हे भगवान, मेरे बच्चों पर लगी सारी बुरी नज़रें उतार दीजिए, इनकी ज़िंदगी में शांति और खुशियाँ दीजिए। जो सुनकर त्रिशा मुस्कुरा देती है और फिर वो दोनों अंदर जाती हैं। त्रिशा को सब थोड़ा अलग लगता है, इसलिए वो पूछती है, मुझे कुछ अलग लग रहा है, क्या कुछ हुआ है। जो सुनकर जानवी कहते हैं, हाँ, अब से हम लोगों ने फैसला किया है कि हम दोनों परिवार एक साथ रहेंगे। अब हमारी दोनों बेटियाँ यहाँ हैं, तो भला हम दोनों वहाँ अकेले रहकर क्या करेंगे। जो सुनकर रश्मि त्रिशा को देख कर कहते हैं, क्या आप खुश हैं। जो सुनकर त्रिशा मुस्कुरा कर कहते हैं, खुश, मैं तो बहुत खुश हूँ। अब कम से कम कोई तो है जो मुझे मेरी मम्मी और मेरी बीवी से बचा सके, वरना ये दोनों तो मेरा खून ही पी जाएंगी। जो रश्मि जो उसके पास खड़ी थी और शिवानी जो उसे थोड़ा दूर, वो दोनों उसे देख कर कहते हैं, क्या कहा तुमने। वहीं रश्मि त्रिशा की कमर पर चुटकी काटती है, जिससे त्रिशा उछल जाती है और रश्मि को देखकर अपनी दुखी आवाज़ में जानवी से कहती है, देखी मम्मी, घर आते ही दोनों ने मुझ पर जुल्म करना शुरू कर दिया। हाय, अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। जो सुनकर शिवानी कहती है, हाँ, बस एक तुम ही हो जिस पर हम जुल्म करते हैं। वहीं त्रिशा की हरकत देखकर
जानवी हंसने लगती है क्योंकि तृषा काफ़ी ज़्यादा नौटंकी कर रही थी। जो सुनकर तृषा अपने दांत दिखा देती है। फिर वो कुछ देर तक सबके साथ मजाक करती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। रश्मि उसे बिस्तर पर लेटाकर जाने लगती है, जो देखकर तृषा उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे रश्मि उसके ऊपर आ जाती है। वो उठने लगती है लेकिन तृषा उसके कमर को पकड़ लेती है, जो देखकर रश्मि कहती है, छोड़िए मुझे, वैसे भी मैं तो आपका खून पीती हूँ, छोड़िए मुझे। जो सुनकर तृषा मुस्कुराकर उसके गालों को छू कर कहते, अब मेरी जान है, अब मेरी जान है ही इतनी प्यारी तो हम क्या करें, वैसे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस हो गई जान, चलो छोड़ो इन बातों को। जो सुनकर रश्मि नाराज़ होते हुए कहते, हाँ आप तो मजाक कर रही थी लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जो सुनकर तृषा बड़े ही प्यार से कहते, ओ मेरी जान गुस्सा हो गई क्या, अब आप हमसे बात भी नहीं करोगी। जो सुनकर रश्मि मुंह फुला लेती है, जो देखकर तृषा उसके होठों को कैद कर लेती है और उसे किस करने लगती है, जिससे रश्मि चौंक जाती है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। वहीं तृषा बड़े ही प्यार से उसे किस करती है और फिर उसके होठों को धीरे से छोड़कर उसके बालों को संवारते हुए कहती है, क्या अब तुम ठीक हो। जिस पर रश्मि मुंह बनाती है। फिर तृषा धीरे से उसके पेट पर हाथ रखती है। जब महसूस करके रश्मि से देखती है, तृषा धीरे से कहती है, मैं तुमसे और हमारे आने वाले बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं हमेशा तुम दोनों से प्यार करूँगी। जो सुनकर रश्मि मुस्कुराकर उसके सीने से लग जाती है। ऐसे ही इनके दिन बड़े ही खूबसूरती से बीत रहे थे और जैसा तृषा ने कहा था अब कोई परेशानी नहीं होती। देखते ही देखते 3 महीने बीत जाते हैं। तृषा अभी अपने कमरे में थी और वो रश्मि को देख रही थी, जो गुस्से से सारे कपड़े इधर उधर फेंक रही थी। और तृषा गहरी सांस लेकर कहती, तृषा ये तुम, रश्मि ये तुम क्या कर रही हो, हाँ अगर कुछ चाहिए तो बोल दो, ऐसे कुछ मत फेंको। जो सुनकर रश्मि पीछे मुड़कर एक साड़ी उठाकर तृषा की तरफ फेंकती है, जिसे तृषा पकड़ लेती है। वहीं रश्मि गुस्से से कहती है, आज मेरी बहन की सगाई है और मेरे पास कपड़े ही नहीं है, ना ही गहने हैं, अब मैं क्या करूं। जो सुनकर तृषा अपने चारों तरफ देखती है, जहां एक से बढ़कर एक ड्रेसेस, साड़ी, लहंगे बिखरे हुए थे। जो सब देखकर तृषा गहरी सांस लेती है, क्योंकि जब से रश्मि प्रेग्नेंट हुई थी उसके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते थे। वो कभी कुछ तो कभी कुछ कहती, वहीं ये सब तृषा बर्दाश्त करती रहती है। तृषा रश्मि को देख कर कहती है, बेबी अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं आ रहा तो बोल दो, चलो चलकर कुछ लेकर आते हैं। जो सुनकर रश्मि गुस्से से एक बॉल उठाकर तृषा की तरफ फेंक कर कहती है, आप तो चुप ही रहिए, मैं 3 दिनों से बोल रही हूँ कि मेरे साथ चलिए, लेकिन आप पता नहीं कहाँ बिजी होती हो, जो आपके पास हमारे लिए समय ही नहीं है। जो सुनकर तृषा उसे देख कर कहती है, लेकिन मैंने कहा था कि मम्मी के साथ चली जाना। जो सुनकर रश्मि तृषा पर भड़कते हुए कहते, मम्मी भी बिजी थी तो मैं किसके साथ जाती, और आप तो अपना फ़ोन उठाती ही नहीं हो, पता नहीं कहाँ बिजी रहती हो। फिर वो उसके पास आकर गुस्से से कहती, आपकी वजह से ये सब हो रहा है। जो सुनकर तृषा गहरी सांस लेकर अपने फ़ोन को उठाकर फिर रश्मि को खींचकर अपनी गोद में बैठा लेती है। रश्मि गुस्से से तृषा को देखती है, लेकिन तृषा उसे चुप रहने का कहती है। रश्मि मुँह फुलाकर उसकी गोद में बैठ जाती है। रश्मि ने अपने कमर को अच्छे से तृषा ने रश्मि की कमर को अच्छे से पकड़ रखा था। वो राज से कहती है, राज अभी के अभी 5 न्यू लहंगे अपनी मैम के लिए लेकर आओ, और हाँ उनके साथ ज्वेलरी भी पूरी होनी चाहिए, पूरी ड्रेस 1 घंटे में मुझे मेरे पास चाहिए, और हाँ सब की सब उसी के साइज़ की होनी चाहिए। जिस पर राज यस बॉस कहता है। और वहीं फिर तृषा रश्मि को देख कर कहते हैं, क्या आप ठीक है। जो सुनकर रश्मि मुँह बना लेती है। फिर तृषा उसके पेट पर हाथ फिराकर रश्मि की गर्दन पर अपने होठ रखकर चूमते हुए कहती है, वाइफी आखिर क्यों तुम इतना ज़्यादा गुस्सा करती हो, अगर ऐसा ही करोगी तो हमारे बच्चे पर क्या असर पड़ेगा, और वैसे भी वो मैं तुम्हारे लिए ड्रेस मंगा रही हूँ ना, अब क्या चाहती हूँ। जिस पर रश्मि तृषा को खुद से दूर करते हुए कसमसाते हुए कहती है, आप ही क्या कर रही हैं, आपको पता है ना अभी आप कुछ नहीं कर सकती, तो फिर क्यों खुद को परेशानी में डाल रही हो। जो सुनकर तृषा अपनी उसकी गर्दन से अपने चेहरे को हटाकर दुखी आवाज़ में कहती, 3 महीने हो गए मैंने खुद को रोक रखा है, और अब तो ऐसा लग रहा है कि मेरे सब्र का बांध टूटने वाला है। जिस पर रश्मि मुस्कुरा कर कहती, अभी भी 9 महीने बाकी हैं। जिस पर तृषा उसके गालों को चूम कर कहती है, क्या तुम्हें 1 साल लगेगा। जिस पर
रश्मि त्रिशा को देखकर उसके गालों को पकड़ कर कहती, बच्चा 6 महीने बाद बाहर आ जाएगा, लेकिन फिर 3 महीने मुझे ठीक होने के लिए भी लगेंगे, तब तक इंतज़ार करो। जो सुनकर त्रिशा कहती है, तुम सच में बहुत ज़्यादा बुरी हो। जिस पर रश्मि बस मुस्कुरा देती है। तभी इसके दिमाग में कुछ आता है और वो त्रिशा को घूर कर कहती है, और हाँ, इस बीच गलती से भी अगर आप किसी और के पास गई तो देख लेना मैं आपके साथ क्या करूँगी। जिस पर त्रिशा उसे देखकर नाराज़गी जताते हुए कहती है, क्या तुम्हें मैं ऐसी लगती हूँ जो तुम्हारी इस हालत में किसी और के पास छोड़ो? वैसे भी मुझे किसी में कोई दिलचस्पी नहीं है सिवाय तुम्हारे। जो सुनकर रश्मि मुस्कुरा कर त्रिशा के गालों को चूम कर कहती है, अच्छा ठीक है, मुझे आप पर यकीन है, लेकिन आपकी इस खूबसूरती पर नहीं जो किसी को भी अपना दीवाना बना देती है। जो सुनकर त्रिशा उसे देख कर कहती है, क्या तुम भी इसकी दीवानी हो? जिस पर रश्मि शर्मा जाती है। वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे, तब तक राज भी आ जाता है बहुत सारे लहंगे लेकर। रश्मि को वो सारे पसंद आते हैं, लेकिन वो गुलाबी रंग का लहंगा चुनती है और उसे पहन लेती है, जिसके साथ सिल्वर ज्वेलरी थी। रश्मि उसे पहनकर बहुत खूबसूरत लगती है। फिर वो दोनों नीचे सभी के पास जाते हैं। रश्मि काफ़ी खूबसूरत लग रही थी और वो दोनों संजीत और रिया की सगाई देखते हैं, जो बहुत खूबसूरत थी। दोनों बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। चैप्टर नंबर 120, नया मेहमान। संजीत और रिया की सगाई बहुत अच्छे से हो जाती है। सभी लोग काफ़ी खुश थे और वो दोनों भी बहुत ज़्यादा खुश थे। संजीत की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो खुश होकर उछल रहा था। उसे देखकर सभी लोग खुश थे। फिर सभी खाना खाकर अपने कमरों में चली जाती हैं। त्रिशा आराम से सो जाती है, वहीं रश्मि भी आराम से सो जाती है। ऐसे ही समय धीरे धीरे बीत रहा था। रश्मि काफ़ी खुश थी और उसके मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा होते थे और वो अब त्रिशा को कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रही थी। अभी रश्मि का 8वां महीना चल रहा था और उसका बेबी बम्प दिख रहा था। वो काफ़ी क्यूट लग रही थी। त्रिशा अभी ऑफिस से आई थी। वो अपने बैग को रखकर जैसे ही रश्मि को देखती है, चौंक जाती है और घबरा भी। रश्मि बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू भरे हुए थे। वो त्रिशा को देखकर और भी ज़्यादा रोने लगती है, जो देखकर त्रिशा उसके पास आकर बड़े ही आराम से पूछती है, रश्मि बेबी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? जो सुनकर रश्मि सिसकते हुए कहते, आप मुझसे प्यार नहीं करती क्योंकि अब मैं मोटी हो गई हूँ। आप पक्का किसी और को प्यार करती हो, मुझसे नहीं करती। जो सुनकर त्रिशा उसके आंसू साफ करते हुए कहती है, बेबी ऐसा कुछ नहीं है, आपको किसने कहा? मैं बस आपसे प्यार करती हूँ। जो सुनकर रश्मि और ज़्यादा रोने लगती है। जो आवाज़ नीचे जानवी और शिवानी भी सुन लेते हैं। दोनों भागते हुए कमरे में आती हैं जहाँ रश्मि बुरी तरह से रो रही थी। शिवानी बिना बात जाने त्रिशा का कान पकड़कर गुस्से से कहती है, त्रिशा तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी बहू को रुलाने की? हाँ बोलो। जो सुनकर त्रिशा उन्हें शांत करते हुए कहती है, मम्मी पहले मेरी बात सुन लो, आप ऐसे कैसे मुझे सज़ा दे सकती हो? जिस पर शिवानी गुस्से से कहती है, आखिर क्यों? मैं तुम्हारी बात सुनूं? रश्मि देखो कितनी ज़्यादा रो रही है। वहीं जानवी रश्मि को चुप कराते हुए कहती है, बच्चा क्या बात है, बताओ भी, आप रो क्यों रही हो? जिस पर जो सुनकर रश्मि और भी ज़्यादा रोते हुए कहती है, मम्मी त्रिशा का कहीं बाहर चक्कर चल रहा है, ये मुझसे प्यार नहीं करती क्योंकि मैं मोटी हो गई हूँ। जिस पर त्रिशा पहले बड़ी मुश्किल से अपने कान को छुड़ाकर रश्मि के पास जाकर उसके आंसुओं को साफ करते हुए बड़े ही प्यार से पूछती है, जान तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरा चक्कर चल रहा है? जो सुनकर रश्मि गुस्से से अपने पास से तकिया उठाकर त्रिशा को मारते कहती है, तो फिर आपने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? आप पक्का किसी और के साथ थी। फिर वो जानवी शिवानी को देखकर रोते कहती है, मम्मी ये मुझे धोखा दे रही है। जो सुनकर दोनों त्रिशा को देखती हैं। वही त्रिशा अपने फ़ोन को निकालकर रश्मि के आगे रखकर कहती है, जान मेरा फ़ोन बंद हो गया था, इसमें बैटरी नहीं थी। तुम्हें तो पता है ना मैं कल भी चार्ज नहीं कर पाई थी, और तुम मुझे फ़ोन क्यों कर रही थी? जो सुनकर रश्मि कहती है, पक्का आपने ही बंद कर दिया था और मुझे आइसक्रीम खानी थी। जो सुनकर त्रिशा चार्जर के पास जाकर अपने फ़ोन को लगाकर उसे ऑन करके रश्मि को दिखा कर देखो इसमें बिल्कुल भी बैटरी नहीं है। और रही बात आइसक्रीम की, फिर वो रश्मि के पास जाकर उसके आंसुओं को साफ करके बड़े ही प्यार से कहती है, और इसके लिए रोने की क्या ज़रूरत है, मैं अभी लेकर आती हूँ, बोलो कौन सी खानी है? जो सुनकर रश्मि उसे देख कर कहती है, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी। जो सुनकर त्रिशा उसके माथे को चूमकर अपनी कार की चाबी उठाकर कहते हैं, रुको मैं अभी लेकर आती हूँ, ठीक है? और हाँ रोना मत।
जो कहकर तृषा वहाँ से चली जाती है। वहीं जानवी को ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि तृषा अभी काम करके आई थी और वो काफ़ी थकी हुई थी। वहीं ये चीज़ शिवानी को भी समझ आ रही थी। जानवी रश्मि के बालों को सहला कर कहती है, रश्मि बेटा, ये आपने बिल्कुल सही नहीं किया। आपको पता है ना, तृषा काम करके थक जाती है और आपने उसे फिर से बाहर भेज दिया। उसने पानी भी नहीं पिया था। जो सुनकर रश्मि अपने सर को झुका कर कहते हैं, लेकिन मुझे आइसक्रीम खानी थी। जो सुनकर शिवानी उसके सर को सहला कर कहते हैं, अच्छा ठीक है, आगे से ध्यान रखना, ठीक है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं रश्मि अपने बेबी बम पर हाथ फिराते हुए कहती है, बेबी मम्मा हम दोनों से बहुत बहुत प्यार करती हैं। आपकी मम्मा बहुत प्यारी है। जो कहकर वो मुस्कुराती हैं। वहीं 20 मिनट बाद तृषा वापस आ जाती है। उसके पास बहुत सारी आइसक्रीम थी। वहीं वो एक बॉक्स को अपने कमरे में लेकर जाती है जहाँ रश्मि बैठी हुई थी। वो रश्मि को उसे देख खाकर कहते हैं, क्या मेरी जान को ये खाना है? जिस पर रश्मि हाँ कहती है और वो फिर बड़े ही मज़े से खाने लगती है। वहीं तृषा बस उसे मुस्कुरा कर देख रही थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय अपनी ही गति से चल रहा था। रश्मि अब 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। वो और तृषा आराम से बैठकर फिल्म देख रहे थे। तभी रश्मि को लेबर पेन शुरू हो जाता है, जो देखकर तृषा और बाकी सब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां 2 घंटे बाद सभी को बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। तृषा, जो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, वो डॉक्टर को देखकर पूछती है, क्या रश्मि ठीक है? जिस पर डॉक्टर अपने मास्क को उतार कर कहती है, जी वो बिल्कुल ठीक है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, बेबी बॉय आया है। जो सुनकर तृषा मुस्कुरा देती है। उसके चेहरे पर सुकून आ चुका था। नर्स बच्चे को लेकर आती है और वो उसे तृषा की गोद में दे देती है। तृषा उसे देखने लगती है, एक छोटा सा नया मेहमान। वहीं ये देखकर रिया खुश होकर कहते हैं, नया मेहमान आ गया। वहीं सभी लोग फिर बच्चे को गोद में लेते हैं। रश्मि को नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। चैप्टर नंबर 121, द परफेक्ट मैरिज, हैप्पी एंडिंग। रश्मि अभी आराम कर रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती हैं। वह इधर उधर देखती है। तभी उसकी नज़र तृषा पर जाती है, जो उसे ही देख रही थी। जो देखकर तृषा के उसके हाथ को पकड़ लेती है। उसे देखकर रश्मि मुस्कुराने लगती है। फिर वह धीरे से पूछती है, बेबी? जो सुनकर तृषा मुस्कुरा कर कहती है, रुको मैं लेकर आती हूँ। जो कहकर तृषा वहाँ से उठकर पालने के पास जाती है और वो उसमें से एक छोटे से बच्चे को लेकर आती है और उसे रश्मि के पास लेकर जाती है। रश्मि उठने लगती है। तृषा उसकी मदद करती है। फिर वो बच्चे को उसकी गोद में दे देती है। रश्मि उसे देखकर काफ़ी खुश होती है और वो उसके माथे को चूम लेती है। जो देखकर तृषा भी मुस्कुराकर रश्मि के माथे को चूम लेती है। जो देखकर रश्मि मुस्कुराने लगती है। रश्मि पूछती है, ये किसके जैसा है? जिस पर तृषा कहती है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। जो सुनकर रश्मि खुश हो जाती है। वहीं तृषा उन दोनों को देख रही थी। उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर वो रश्मि को आराम से लिटा देती है और बच्चे को भी उसके पास लिटा देती है। थोड़ी ही देर में सभी लोग आ जाते हैं। शिवानी खुश होकर रश्मि के माथे को चूम कर कहते हैं, शुक्रिया बच्चा, आपने हमें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। जो सुनकर रश्मि मुस्कुरा देती है। वहीं जानवी भी रश्मि के माथे को चूम कर कहती है। सभी लोग काफ़ी खुश थे। तृषा उन्हें देख रही थी, वो भी खुश थी। रश्मि को 3 दिन बाद छुट्टी मिल जाती है और वो घर आ जाती है। रश्मि कमरे में जाती है और बच्चे को अपने पास सुला देती है। जानवी रश्मि का पूरा ध्यान रखती है। वहीं तृषा भी वो अपने ऑफिस का काम अब घर से ही कर रही थी ताकि वो रश्मि का ध्यान रख सके। वहीं रश्मि काफ़ी ज़्यादा खुश थी। रश्मि रात को बच्चे के साथ सो रही थी, लेकिन वो दूध नहीं पी रहा था। जो देखकर तृषा, जो बिस्तर पर बैठकर काम कर रही थी, वो अपने लैपटॉप को साइड रखकर बेबी को देखकर धीरे से नीचे झुककर रश्मि के सीने पर अपने मुंह को लगा देती है और फिर वो धीरे से बेबी को देखती है। वहीं उसकी इस हरकत पर रश्मि उसे हैरानी से देख रही थी। तभी वो देखती है कि उसका बेबी अब दूध पी रहा है। जो देखकर वो तृषा के कंधे पर मार कर कहती है, ये आप क्या कर रही थी? अब बच्चे के सामने ऐसा कैसे कर सकती हो? जो सुनकर तृषा उसे देखकर बड़ी ही मासूमियत से पूछती है, क्या किया मैंने? फिर वो बच्चे को देखकर कहती है, मैं तो बस इसे बता रही थी कि दूध कैसे पीते हैं। फिर वो रश्मि को देखती है, जो उसे ही देख रही थी और जिसके गाल बिल्कुल लाल हो गए थे। जो देखकर तृषा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो उसके गाले पर किस करके कहती है, वैसे तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रही थी? क्या तुम्हें लगा? फिर वो रश्मि को देखती है। वहीं रश्मि उससे अपनी नज़रें चुराने लगती है। जो देखकर तृषा बड़े ही आराम से कहती है, चिंता मत करो, मैं अपने बच्चे के सामने ऐसा कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि थोड़ा भी बिगड़े। फिर वो रश्मि
अपने बेबी को देखकर कहती है, बेबी कुछ भी हो जाए आप अपनी मम्मा की तरह बिल्कुल भी मत बनना, ठीक है, आप अच्छे बच्चे हो। जो सुनकर त्रिशा उसे देखकर उसके कान के पास जाकर अपनी धीमी लेकिन सेडक्टिव वॉइस में कहती है, जान तुम्हें पता है ना ये भी मेरी ही हरकतों की वजह से आया है, तो फिर भला मैं कैसे बुरी हुई, और अगर मैं इतनी ही बुरी हूँ तो फिर तुम चिंता मत करो, मैं कभी भी तुम्हें खाली नहीं रहने दूंगी। जो सुनकर रश्मि चौंक जाती है, वहीं वो शर्मा भी जाती है और उसे ऐसे शर्माता देखकर त्रिशा मुस्कुराने लगती है। वहीं कुछ समय ऐसे ही धीरे धीरे बीत रहा था। देखते ही देखते 2 साल हो जाते हैं। आज खन्ना फैमिली में एक छोटी सी बिजनेस पार्टी थी। सभी लोग आए हुए थे। तभी सभी की नज़र सीढ़ियों पर जाती है, जहाँ से संजीत और रिया आ रहे थे। रिया की गोद में एक छोटा सा बच्चा था जो उसका और संजीत का बेटा था। तभी सबकी नज़रें दूसरी तरफ जाती है, जहाँ से त्रिशा और रश्मि आ रही थी। रश्मि की गोद में एक छोटी सी बेबी गर्ल थी जो सिर्फ 6 महीने की थी। वहीं त्रिशा की गोद में एक बेबी बॉय था जिसने बिल्कुल त्रिशा के जैसे ही कपड़े पहने हुए थे। त्रिशा ने एक हाथ से अपने बेटे को और एक हाथ से रश्मि की कमर को पकड़ रखा था। वो दोनों परफेक्ट कपल लग रहे थे। वो दोनों नीचे आते हैं, वहीं उन्हें देखकर सभी लोग मुस्कुरा देते हैं। त्रिशा और रश्मि बहुत अच्छे लग रहे थे। वहीं उन दोनों के आने पर जानवी त्रिशा के पास आकर उससे कहती है, त्रिशा एक काम करो, अंश को तुम मुझे दे दो और तुम लोगों से मिल लो। जो सुनकर त्रिशा मुस्कुराकर अंश जो उसका बेटा था उसे दे देती है। वहीं शिवानी आकर रश्मि से कहती है, रश्मि बेटा तुम एक काम करो, माया को मुझे दे दो, तुम भी लोगों से मिल लो। जो सुनकर रश्मि भी उसे दे देती है। फिर वो दोनों सभी से मिलते हैं। वहीं त्रिशा के पास एक आदमी आता है जो दिखने में काफ़ी हैंडसम था। वहीं रश्मि त्रिशा के साथ थी। वो अपने हाथ को आगे बढ़ाकर त्रिशा के साथ चीयर्स करके कहता है, वैसे एक बात तो बोलनी ही पड़ेगी, तुम दोनों की शादी तो परफेक्ट मैरिज है, कमाल की शादी है। जो सुनकर त्रिशा मुस्कुरा कर कहती है, आखिर क्यों ना हो, हम हैं भी तो परफेक्ट कपल। और ये कहकर त्रिशा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो दोनों पूरी पार्टी का मज़ा लेते हैं। जब रश्मि थक जाती है, त्रिशा उसे कमरे में छोड़ आती है। दोनों बच्चे भी उसके पास चले जाते हैं। वहीं रिया भी जल्दी ही चली जाती है। रात की 12 बजे पार्टी खत्म होती है और सभी लोग चले जाते हैं। त्रिशा भी गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। वो देखती है कि रश्मि अभी माया को सुला रही थी। जो देखकर त्रिशा सीधा बाथरूम में चली जाती है और फ्रेश होकर बाहर आती है। तब तक माया सो चुकी थी। रश्मि आराम से बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने एक खूबसूरत नाइट गाउन पहना हुआ था। जो देखकर त्रिशा उसके पास आती है और उसे देखकर कहती है, जान क्या चाहती हो तुम आज रात मुझसे। जो सुनकर रश्मि धीरे से त्रिशा को देखती है और फिर अपने खूबसूरत पैरों को उठाकर त्रिशा के सीने के पास ले जाकर अपने अंगूठे से उसे छूते हुए कहती है, अगर मैं ये कहूँ कि मैं आज रात आपको चाहती हूँ। मैं उसकी बात सुनकर त्रिशा उसे मुस्कुरा कर देखने लगती है। रश्मि नजरें चुराते हुए कहती है, अंश और माया सो चुके हैं। जो सुनकर त्रिशा उठकर बिस्तर पर आ जाती है और वो सीधा रश्मि के ऊपर आकर कहती है, जो हुक्म सरकार, आप बताइए तो सही, हम आपके लिए कुछ भी करेंगे। और ये कहकर वो लाइट बंद कर देती है। वहीं कमरे में कुछ ही देर में रश्मि की हल्की हल्की सिसकियाँ आने लगती है और वो दोनों अपने प्यार की इस दुनिया में पूरी तरीके से खो जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ हमारी ये नॉवल यही ख़त्म होती है। वैसे तो कहानी आगे भी है क्योंकि कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, बस कुछ टाइम के लिए उन्हें रोक दिया जाता है और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। और इसके साथ एक प्यारा सा नोट भी है, प्यार का कोई रंग या लिंग नहीं होता। प्यार कभी भी किसी से किसी भी वक्त हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लड़के से हो या लड़की से हो। ये प्यार पर डिपेंड करता है, हमारी फीलिंग्स पर डिपेंड करता है कि प्यार किससे होगा, कब होगा, कैसे होगा। और रही बात प्यार की, तो प्यार का जो रंग है वो एक बार चढ़ जाए तो उसे उतारना बहुत मुश्किल होता है और उतरता भी नहीं है, क्योंकि प्यार दिल से होता है और जो दिल से होता है उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी के साथ हमारी स्टोरी द परफेक्ट मैरिज रियल लव स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और हाँ, एक और छोटी सी बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, स्पेशली मानसी को,
आपने रात को मैसेज किया था, तो थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप लोग मेरी स्टोरी को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, और मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैं लिटरली जब से मुझे मैसेजेस आने लगे, आपके कमेंट्स मिलने लगे हैं, मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी हूँ। वैसे तो मैं पहले भी बहुत ज़्यादा खुश रहती थी, और अब और भी ज़्यादा रहने लगी हूँ आप लोगों की वजह से। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखिए, ऐसे ही मेरे चैनल को थोड़ा बहुत सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि छोटा सा चैनल है, छोटी सी फैमिली है। अगर आप सपोर्ट करोगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी। आप लोगों का सपोर्ट ही मेरे चैनल की और मेरी नॉवल की प्रोग्रेस के लिए होता है। और आप लोगों को जीएल लव स्टोरी पसंद है तो मैं आगे भी इसे लिखती रहूँगी, कंटिन्यू करती रहूँगी, क्योंकि मैंने लिटरली कहानी स्टॉप कर दी थी क्योंकि ये मैंने ख़त्म जल्दबाजी में की थी। ऑब्वियसली आपको लास्ट के चैप्टर्स पढ़ के समझ आ ही गया होगा, और इसका रीज़न था लोगों के कमेंट्स, क्योंकि कुछ लोग ऐसी कहानियों को सपोर्ट नहीं करते, जिस वजह से मैंने इसे लिखना बंद कर दिया था। बड़ी मुश्किल से मैंने इसे ख़त्म किया, और अब बाद में दोबारा आया कि इसे दोबारा कंटिन्यू करो, पर दोबारा मेरे दिमाग में इसके लिए कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि मैंने बहुत पहले लिखी थी, और अभी भी मेरे दिमाग में इसे कंटिन्यू करने का कोई आइडिया नहीं है। तो मैं इसे कंटिन्यू तो नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, एक नई कहानी ज़रूर शुरू करूँगी, और आपको बहुत पसंद आएगी। थैंक यू सो मच आप सबके लिए, प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए। और हाँ, आप लोग ऐसे ही मेरा साथ देते रहिए। और मैंने कहा था कि मैं एक और स्टोरी लेकर आऊँगी, जो मेरी खुद की लिखी हुई नॉवल है, और मैं उसका छोटा सा रिकैप आप लोगों को दूंगी। अगर आपको वो पसंद आए तो आप मेरा सपोर्ट कीजिए। आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग मैं उसे स्टार्ट करूँगी। और वो बहुत बड़ी नॉवल है, क्योंकि मैं लिटरली उसके 800 से ज़्यादा चैप्टर्स लिख चुकी हूँ, और अभी भी वो ऑनगोइंग है, अभी भी मैं उसे लिख रही हूँ। वैसे तो मैं बहुत सारी नॉवेल्स लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे नॉवेल्स लिखना बहुत पसंद है, एक तरीके से मेरा पैशन है नॉवल लिखना। अगर आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं उसे भी कंटिन्यू करूँगी, और धीरे धीरे मैं अपने सारे नॉवेल्स को यूट्यूब पे अपनी खुद के वॉइस में ट्रांसलेट करूँगी। तो मैं उसका छोटा सा रिकैप आप लोगों को दूँगी आज ही शायद। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।